में अगर हम बात करें जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, either we talk about the radar systems or antenna systems or the networks we are using, that is 4G 3G, and even we are talking about the 5G signals. So this all technology that comes from this Maxwell's equation, or we simply say it electromagnetic field theory. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की बेसिक नॉलेज होना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, डाटा ट्रांसमिशंस हैं, सिग्नल ट्रांसमिशंस हैं, है ना, या जो भी आप ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो ऐसे जो भी फील्ड्स हैं वहाँ पर हमें पर्टिकुलरली ईएमटी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स आप लोग 10+2 में पढ़ के आए हुए हैं, तो थोड़ा हम उससे आगे एडवांस लेवल पर जाएंगे। जो या मैथमेटिक्स चलनी है, वो मैथमेटिक्स थोड़ा आपका अलग है। ये मैथमेटिक्स तुमने नहीं पढ़ी है, लेकिन बहुत आसान है। अगर हम बात करें डेरिवेशंस की, दे आर क्वाइट इजी एज कंपेयर टू द श्रोडिंजर्स इक्वेशन, दैट मीन्स क्वांटम फिजिक्स, और वी से इट आपका जो यूनिट 1 थी हमारी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो तुम लोग को ज़्यादा आसान यहाँ पर डेरिवेशंस दिखेंगे। मैथमेटिक्स बहुत टफ नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। तो जब हम इन्हें स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें ये चीज़ दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी चैप्टर ऐसा है, ये मान के चलो कि कम टाइम में आप डेरिवेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। तो जिसका फोकस ये रहता है कि कम टाइम में पेपर उन्हें ज़्यादा, मतलब कम टाइम में वो पेपर कर लें, दैट मीन्स उनके पास बाकी और डेरिवेशंस करने के लिए टाइम मिल जाए सर प्रॉपर। हाँ। सर एग्जाम तो 3 सब्जेक्ट होते होंगे ना मेन। नहीं, अब चेंज हो गया, लास्ट ईयर से 3 मेरा सब्जेक्ट। मेरा सीनियर बता रहा था 3 होते हैं बस उनके एग्जाम 3 थे तो ना बेटे, बोर्ड तुम्हारे के। उसमें 6 आ गए हैं अब दोबारा से। ठीक है। 3 और बढ़ा मतलब क्या? दिया। पहले लास्ट ईयर पहले से सिक्स 3 होते सब्जेक्ट्स थे। थे। ठीक है। कौन कौन से? अब 6 हो गए। अब कौन कौन थे, क्या क्या थे, छोड़ो ना, अभी फिलहाल लेक्चर में देखो इधर। ठीक है। और कल डिस्कस करेंगे जो भी होगा तुम्हारा। तो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस सर। यस सर। ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपका स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अलग अलग देखा जाता था। ठीक है। इलेक्ट्रिक आपकी फील्ड्स अलग थे, मैग्नेटिक फील्ड्स अलग थे। जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी पहले, है ना, 10+2 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सारे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते थे। जब चार्ज आपका स्टेशनरी है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है ना, और किस तरीके से फील्ड क्रिएट होते हैं, पोटेंशियल फील्ड्स की हमने बात करी, है ना। और हमने इसी तरीके से मैग्नेटिज्म की बात भी करी थी। जब चार्ज आपका मूविंग है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने इन दोनों को काफ़ी सेपरेटली पढ़ा था। लेकिन आपका धीरे धीरे एडवांसमेंट होना शुरू हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, इन 1822 Oersted showed that the magnetic field can be produced by electric current. एंड फेराडे ने आपका क्या करा, जब प्रैक्टिकली ही वाज सीन दैट द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। सो आपका जैसे जैसे आपका चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी उससे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ से उसने क्या किया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के थ्योरी को उसने दिया था। और उसने ये भी देखा कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये भी देखा था जब हमने लेंज लॉ देखा था और फेराडेज लॉ हमने देखे थे। तो ये था कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस था। और वो ईएमएफ किस क्यों प्रोड्यूस था, बिकॉज देयर वाज अ करंट दैट वाज फ्लोइंग इन सर्किट। ये बहुत बेसिक थ्योरीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास है, या मैग्नेटोस्टैटिक है, उसके कुछ लॉज हैं, वो सब लोग पढ़ के आए हुए हैं। अब कहाँ से आपका चेंज आना स्टार्ट होता है? ठीक। अब 1864 में मैक्सवेल इज अ जीनियस मैथमेटिशियन। ओके, इज अ जीनियस मैथमेटिशियन एज वेल एज द physicist. So he started to work on electrostatic static and magnetostatic. और उन्होंने क्या करा, अभी हम देखेंगे धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने ये प्रूफ किया और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया दैट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आपका अनएक्सेलरेट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेट चार्ज है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। So the couple oscillating electric and magnetic field moves with the speed of light and exhibit wave behavior is called electromagnetic wave. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और मैग्नेटिक कंपोनेंट है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ट्रांसवर्स नेचर होता है। ये भी हम प्रूफ करेंगे आने वाले टाइम पे। और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी हमने प्रूफ करना है। तो ये जो वेव्स होती हैं
इन वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आया समझ में सभी को क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? They are actually having electric and magnetic field which are oscillating perpendicular to each other, and they are also perpendicular to the direction of motion. Okay, they are transverse in nature and they moves with the speed of light. तो मैक्सवेल ने क्या करा बच्चों, देखो मैक्सवेल ने आपका जो फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के फोर बेसिक फंडामेंटल लॉज को लिया और उन्हें नई फॉर्म में लेकर आया। ही यूज्ड अ न्यू मैथमेटिक्स, दैट इज द मैथमेटिक्स ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट, एंड ही प्रूव, और दैट मीन्स ही just derived the new form of these four fundamental laws। कौन कौन से लॉज हैं, किस तरीके से डेरिवेशन हुए थे, वो सभी अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिक यही है। द माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम सबको पता है सबसे हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती है गामा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड, दे आर हेंस नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी हमें पता है। Then the electric field and magnetic field of an electromagnetic wave are perpendicular to each other. They are also perpendicular to the direction of EM wave। So ये थोड़ी बहुत थ्योरी है जो लिखी हुई है ताकि तुम्हें एटलीस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ इंट्रोडक्शन पता लगे। तो इससे आगे हमने बढ़ना है। तो देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है सभी को डायग्राम। यस सर। देखो इसमें क्या है, आपका दो फील्ड्स हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो आपकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस आपका क्या चल रही है, वेव ट्रेवल कर रही है। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम कहें कि ये किसके एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मीन जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग मूव ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहाँ है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, आपका वाइब्रेट कर रहा है और ट्रेवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ मोशन। और दूसरा जो फील्ड है ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको अगर हम देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आपका क्या कर रहा है, वाइब्रेट इट्स अलोंग जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखो ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ई इज परपेंडिकुलर टू बी एंड इवन दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट दैट इज के। ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक कंपोनेंट होते हैं, और ये हमेशा एक ही फेज में होता है बच्चों। ठीक है, इनकी फेज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। जो फेज इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही फेज आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और बाकी आपको पता है क्या वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की, दैट इज द क्रस्ट, और क्रस्ट के या आपका ट्रफ और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं। देखो इस तरह यहाँ पर एक और डायग्राम बनाया हुआ है, ये भी बढ़िया डायग्राम है। समझने के लिए अगर ड्रॉ करना चाहें इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज ई कंपोनेंट। ये क्या, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। वेव जा रही है आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये जेड एक्सिस। तो इसके अलोंग जो हमारे पास वाइब्रेशन होगा वेव का, वो इस तरीके से होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया कैसे ड्रॉ करा मैंने डायग्राम? जी। देखा ध्यान से? तो एग्जाम में तुम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जिसने ध्यान से हाथ चलते हुए देखा होगा यहाँ पर कैसे मैंने ड्रॉ करा है। तो ये आसान है। अगर आपको ड्रॉ करना है किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाएं कि परपेंडिकुलर है, तो ये आपका हेलो। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, चलो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल कि हमने क्या पढ़ना है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमें दिया कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं, लाइट की वेलोसिटी से मूव करती है, डायग्राम बना के इसे दिखाया भी है। अब हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, जिनको हमें पता होना बहुत जरूरी है इफ़ वी आर just going through electromagnetic field theory. If you don't having the knowledge of these terms, then it is very tough to understand those equations and their derivations. So point charge हर किसी को पता है। कौन बताएगा मुझे पॉइंट चार्ज क्या होता है? आयुष गोयल। हाँ बेटे, पॉइंट चार्ज।
सर सेंटर्ड पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो लिखा हुआ है सेंटर्ड पॉइंट। नहीं सर, पॉइंट 12th में भी है। हाँ, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? हम किसी चार्ज को बॉडी का जो रिप्रेजेंट करता है। टोटल चार्ज है, हम ये मान के चलते हैं कि एक पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेट है, ऐसा है ना। Yes, sir. अभी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता था, हम ये कहते थे कि नहीं, ये हमें पॉइंट पी पे सारा का सारा चार्ज आपका कंसंट्रेट है। तो ये जो हम मानते थे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। यहाँ पर हमने बोला कि सारा का सारा चार्ज आपका सेंटर्ड है, ठीक है। एंड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं भाई? हाँ बच्चों, इन्फिनाइट। इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे? 3 डायमेंशंस के अलॉन्ग ही तो हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर Yes, लाइन sir. एलिमेंट के अलॉन्ग है, अगर किसी सरफेस में है तो उसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Surface charge distribution. और इफ इट इज इन वॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड Volume. वॉल्यूमेट्रिक चार्ज Volume डिस्ट्रीब्यूशन। distribution. एंड फ्रॉम दिस वी गेट द न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। पढ़ा था ना क्या सिंबल Yes, होता था sir. लीनियर चार्ज डेंसिटी का? ये सर पढ़ा हुआ था। लैम्डा से डिनोट करते थे अगर कुछ भी ज्यादा, है ना। ऐसे ही Yes, हमारे sir. पास होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, किससे डिनोट करते हैं, किससे? Sigma. सिग्मा, यही तो होता था। Yes, sir. क्यू अपॉन ए, ये होता था क्यू अपॉन एल। Also, और उसको rho तीसरी से क्या होती थी, volume वॉल्यूम चार्ज density डेंसिटी। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, rho. रो, क्यू अपॉन वी। ठीक है, आसान सी टर्म्स हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि हर किसी को इन टर्म्स के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए इनको एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि ये जब टर्म्स हमारे पास, जब हम डेरिवेशंस कर रहे हैं, तो कोई ये ना कहे कि ये टर्म्स हमें नहीं आती। तो एटलीस्ट आज तुम्हें अगर ये पढ़ाया जाए तो इसे एक बार आप लोग एक नज़र देख सकते हो, क्योंकि मैं पीडीएफ इनकी सेंड करूँगा। अब देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या हो सकता है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देख रहे हो डिस्क्रीट लिखा हुआ ना। डिस्क्रीट का मतलब Yes, क्या हो गया कि चार्ज रैंडमली कहीं पर भी आपका हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय द फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, कुछ डिस्टेंस है, किसी के बीच में कोई डिस्टेंस, किसी के बीच में कोई डिस्टेंस, हमने इन्हें पूरा का पूरा क्या कर दिया, डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा होता है कंटिन्यूस, द सिस्टम चार्जेस इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव पॉइंट चार्ज इज जीरो। यानी कंटिन्यूस है, कहीं पर भी दो चार्जेस के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो इस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज continuous. डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कहा था कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो सकता है और क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दूसरा होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ गया देखो, जो टर्म मैं तुमसे कह रहा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्यू अपॉन एल, हमें पता है कैसे ये है ना, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये डिटेल में पढ़ना है या तुम्हें पता है सारी चीजें? हाँ बच्चों, बस ये सर पता है। आसान है, पता है सर। इनमें सर ये हम सब बहुत ज्यादा पता है। टाइम लगाएं ये बहुत समझदार वाली बात नहीं होगी, सबको पता है। हाँ बच्चों, कोई कुछ कह रहा था? No, sir. चलो ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सरफेस, दैट मीन द चार्ज पर यूनिट सर एरिया, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, और सभी जो हमने तीनों की बात करी है, दे आर वी आर यूजिंग हेयर ओनली फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीट आ जाएगा फिर हमें अलग तरीके से इसको डील करना पड़ेगा। सो हेयर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द continuous charge distribution. So if we are talking about volume charge density, that means the charge per unit volume. अब आया भाई, ये चीज नहीं है तुम लोग के लिए, ठीक है, दिस वन इज न्यू। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सारा का सारा जो खेल है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस डेल ऑपरेटर। ओके, इफ यू आर going to study this EMT theory or simply electromagnetic theory, for this chapter we must know about the del operator। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ना, ब्रिज कोर्स करा था किसी ने? यस सर पढ़ा। पढ़ा होगा ना, किसने करा था, बताओ नाम बताओ। ये सर सबने कहा था। सबने करा सर था? ब्रिज सबने कोर्स तो तो नहीं पढ़ा करा था, लेकिन ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। तो ब्रिज कोर्स में चैप्टर नहीं पढ़ाया था। था, ये नहीं पढ़ा था, किसी ने पढ़ा बेटे?
इसको ज्यादा आसान सर लगेगा। सर क्या नो सर। ये डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा ब्रिज कोर्स में किसी ने? यस सर पढ़ा था। तुम टेंशन मतलब पढ़ा भी है तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टेंशन मत लेना, इसे मैं समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बिना काम होना पढ़ लिया नहीं। था सर मैं। ठीक है, पढ़ा होगा। वेक्टर में तो हाँ, ये अगेन वेक्टर्स हैं बच्चों, यानी जो वेक्टर तुम लोग पढ़ के आए हो 11th-12th में, है ना, उन वेक्टर्स को दोबारा से पढ़ रहे हैं एक नई फॉर्म में। अब जो वेक्टर हमारे पास आया ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर, तो ये ज्यादा बढ़िया है। ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, यानी केवल एक इक्वेशन फंक्शन ना हो गया, क्योंकि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ी होंगी इक्वेशन वो फंक्शन फॉर्म में थी, यहाँ पर आई जे के फॉर्म में हम इक्वेशंस पढ़ते थे। अब ये ऑपरेटर फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपका जो 3 डायमेंशनल ऑपरेटर होता है वो वेक्टर ऑपरेटर, इसे हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, और इसका नोटेशन इस तरीके से है। ये याद रखना है, डेल इक्वल्स टू, इसे डेल ऑपरेटर ये उल्टा बनाते हैं इसको। ठीक है, इट इज रिवर्स डेल्टा, जो हम बनाते हैं ना डेल्टा, ये इसको क्या बोलते थे, डेल्टा बोलते थे ना ट्राइंगल अगर सीधा है। तो अगर ये रिवर्स कर दें इसको तो इसे बोलते हैं डेल ऑपरेटर। सिंबल याद रखना, कुछ बड़े महान होते हैं वो इसी सिंबल को यूज करते हुए आ रहे हैं। नंबर कटिंग है, तुम्हारे बहुत नंबर कट रहे हैं इसमें रिलेटिविटी में। कुछ ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करी है, पूरी थ्योरी गायब कर दी है, कहीं एक थ्योरी नहीं लिखी हुई है ना, नंबर कटे हैं। और कई तो कंफ्यूज चल रहे हैं कि वो टी डैश कहाँ लिखे हैं, टी किधर लिखे हैं। और कई बार मेरे तो थ्योरी समझाने की के जरूरत बाद, क्या आती है उसमें? हाँ बेटे, थ्योरी की जरूरत क्या आती है उसमें? थ्योरी की जरूरत होती है, पता लग जाएगा तेरे नंबर कटेंगे जब दिखेगा। थ्योरी की सर जरूरत क्यों मतलब है? थोड़ी बहुत लिखे जाते हैं थ्योरी तो थोड़ी बहुत तो। डेरिवेशन में। अब ये तुम वहां लिखते हो ना, कहाँ लिखते हो, यहाँ थोड़ा अलग है ना, मैंने कहा फॉर्मूला है अप्लाई कर रहे हैं तो या बीटेक कुछ अलग है ना, तब लिखते कर दिखाना पड़ता है बेटे, बतानी पड़ती है चीजें। मैथमेटिक्स तो ये है कि तुमने आई बस हो क्या कर दिया, समझा क्या, ये भी तो समझ में आना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक टर्म्स तो समझाओ, डिटेल थ्योरी ना बता के बेसिक्स तो बताने पड़ेंगे, है ना। सीधे लिख दिया एक्स इक्वल्स टू सी टी डैश, क्या है ये, कहाँ से आया, कहाँ से हमने लिखा, किसी ने नहीं लिख रखा उसमें कि ये हमने आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट इसमें यूज किया। मैंने लिखा था सर। मैंने लिखा है सर। जिसने लिखा होगा उसे नंबर मिले होंगे, जिसने नहीं लिखा उसका नंबर कटेंगे। ये याद रखना, ठीक है। अब जब कॉपी देखोगे तुम लोग, कल दिखाऊंगा जब आओगे कॉलेज, वो तुम्हें दिखेगा उसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है। यही चीजें तो हैं। मैंने क्या बताया तुम्हें, नंबर इसी तरीके से बढ़ाए जाते हैं या इसी तरीके से नंबर कटते हैं, तो वो तरीके दोनों ही होते हैं। जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा वो कम लिख के भी अच्छे नंबर ले आएगा, जो इनको फॉलो नहीं करेगा अच्छा लिखने के बाद भी उसके नंबर कट जाएंगे। तो अब हम आ रहे हैं, देखो डेल ऑपरेटर। देखो डेल ऑपरेटर को याद कर लेना सभी लोग, इसे लिखो का अगर कॉपी में है तुम्हारे पास, ताकि तुम्हें याद हो जाए, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आने वाले सारे जो मैथमेटिक्स है ईएमटी की, उसमें हमें इसी का यूज करना है। सो डेल ऑपरेटर आई इक्वल डेल इक्वल्स टू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ठीक हो गया बच्चों, याद हो जाएगा तुम लोग को सबको ये। देखो आसान है। यस। ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स हमने लिया है। अब इसके बाद आता है एक लैप्लाशियन ऑपरेटर। ये पढ़ा तुमने लैप्लाशियन ऑपरेटर, कहीं पर पढ़ रखा? ये डेल स्क्वायर कहीं देखा तुम लोगों ने? फिर नाम तो पता नहीं, पहले देख रखा है। सर कहाँ? पीछे रिलेटिविटी में। सर देखा था। सर रिलेटिविटी में श्रोडिंगर इक्वेशन में आया था। ये था क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, रिलेटिविटी नहीं, रिलेटिविटी तो अलग चीज है एकदम। ये था क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हमने 3 डायमेंशन में स्क्रोडिंगर में था हाँ सर, टाइम क्वांटम मैकेनिक्स गलत नहीं कर। क्या थे, टाइम इंडिपेंडेंट, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस वी ओवर इंडिपेंडेंट। एच क्रॉस स्क्वायर, ये था ना, इक्वल्स टू जी। ठीक है बच्चों, तो ये डेल ऑपरेटर आया था। ठीक है, तो जब ये डेल ऑपरेटर का स्क्वायर कर देते हैं तो इस ऑपरेटर को बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। वहां पर हमने ये वर्ड यूज नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें पहले डेल ऑपरेटर के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट हमने सिंबल यूज किया था। तो अब तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर आपका डेल है, ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप डेल ओवर डेल जेड के कैप होती है।
और इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें। एक्चुअल में डेल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? डेल डॉट डेल ही तो है ये। आया समझ बच्चों? डेल स्क्वायर का क्या Yes, मीनिंग sir. है? डेल डॉट डेल, क्योंकि जब आई डॉट आई होगा तो क्या बनेगा? वन। डेल ओवर डेल एक्स, जब डेल ओवर डेल एक्स के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या बना देगा? डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। क्या ये दोनों तुम्हें याद रहेंगे? इनको याद रखना बहुत जरूरी है, ये तो एटलीस्ट याद होने बहुत जरूरी है। डेल ऑपरेटर्स क्यों इस पे इतना फोकस कर रहा हूँ? तुम्हें अभी आने वाले जो चैप्टर है ये पूरा, इसमें तुम्हें ये पता लगेगा। तो हमें याद रखना है, तो डेल ऑपरेटर है, इट्स अ थ्री डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर। ओके, एंड लैप्लासियन ऑपरेटर इज डेल स्क्वायर, that is del square over del x square plus del square over del y square plus del square over del z square। अब अगर ये ऑपरेटर वेक्टर में है तो वेक्टर के साथ कितने टाइप के ऑपरेशन पॉसिबल होते हैं बच्चों? वेक्टर कितने टाइप के तो ऑपरेशन करता है? कौन कौन से? सर एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होता था। एक क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा डॉट प्रोडक्ट, यही तो होता है ना? Yes, यस sir. सर। चलो अब देखते हैं। एक और चीज हो सकती है, अगर किसी वेक्टर के साथ में खाली सिंपल किसी स्केलर से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। ये भी हो सकता है ना। मैंने कहा सपोज एक वेक्टर आपका फाई है, या हम कहें कि ए है। इस वेक्टर ए के साथ में थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या स्केलर है ना, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा कांस्टेंट के साथ, तो ये थ्री यस। इंटू ए होगा। और अगर मैंने कहा कि ए की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे, तो बिल्कुल आसान है, थ्री एक्स आई प्लस थ्री वाई जे। सिंपल है, बताओ ये यस ऐसे सर। ही होगा ना। इसी तरीके से जब आपका किसी डेल ऑपरेटर का किसी स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं ना, इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, यानी फाई का, यानी स्केलर है फाई, इसका हम डेल के साथ सिंपल क्या ले लें? मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं स्केलर। दैट इज इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ये क्या बना? ग्रेडियंट बना। यानी डेल का किसी स्केलर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? ग्रेडियंट। अगर यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाए तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब सपोज ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें एक इक्वेशन से बता देता हूँ। किसी को समझ में नहीं आ रहा ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, अगर हमें सॉल्व करना है। देखो तुम्हारे पास पूरी मैथमेटिक्स का एक यूनिट है इसके ऊपर, यहाँ पर हम केवल तुम्हें इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कैसे फंक्शंस काम करते हैं। अब सपोज मेरे पास एक स्केलर फंक्शन था एफ इक्वल्स टू, या फाई लिखा है तो मैं फाई लिखता हूँ, फाई इक्वल्स टू एक्स आई। अब एक्स आई होगा नहीं, स्केलर है, तो मैंने कहा थ्री एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। और अगर मैं डेल फाई कर दूं, अब क्या बनेगा बच्चों ये? डेल फाई करूं तो क्या बनेगा? बता सकता है कोई? एक बार कैलकुलेट करो I मुझे, डेल फाई बताओ क्या बनेगा? sir del upon del x थ्री 3x प्लस I. एट। अब ये फंक्शन तीनों के साथ चला जाएगा ना, Yes, क्या sir. होगा? डेल ओवर डेल एक्स, आई के साथ डेल ओवर डेल एक्स, ब्रैकेट में क्या बनेगा? थ्री एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। जी. ऐसे ही किसके साथ बनेगा? आई डेल जे डेल ओवर डेल वाई, थ्री एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। ऐसे ही किसके साथ जाएगा? के ठीक है। डेल ओवर डेल जेड, थ्री एक्स प्लस फोर वाई स्क्वायर। क्या बना बताओ? ये एक्स के साथ बाकी थ्री कांस्टेंट, प्लस एट हुआ है। तो थ्री बचेगा इधर, यानी थ्री आई। इधर फोर वाई स्क्वायर है, इधर डेल ओवर डेल वाई, कितना बचेगा ये? एट जे वाई वाई जो प्लस जीरो। यही होगा क्या? यस। मैं देखो इस वाले के लिए केवल एक्स वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएंगे, एक्स का होगा थ्री बचेगा। आई ऑलरेडी है तो आई, यानी वेक्टर ही रहना है जो बचेगा हमारे पास। वैसे ही पता, हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बाकी वेक्टर फॉर्म वेक्टर में ही रहेगी। इसी तरीके से क्या होगा? वाई वाले के लिए वाई वाला वेरिएबल है, जबकि ये कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, जबकि जेड के लिए दोनों ही कांस्टेंट हैं तो जीरो की तरह ये आ जाएगा। तो ये क्या था? ग्रेडियंट।
अब समझ में आया ग्रेडियंट क्या है? अब ये फंक्शन जो स्केलर फंक्शन था एक्स, यानी वो क्या था आपका, उसमें कोई भी वेक्टर फॉर्म नहीं। तो यानी किसी भी स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी डेल ऑपरेटर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इससे पहले तुम लोगों ने कहीं ग्रेडियंट वर्ड पढ़ा हुआ है? सर फिजिक्स में पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ा था? सर 11th 12th में था, पर एग्जैक्ट याद नहीं क्या था। कोई बताएगा मुझे ग्रेडियंट कहीं पर पढ़ा हो? सर स्लोप कहते हैं क्या? स्लोप, स्लोप भी हो सर सकता है। डिग्री से रिलेटेड। और कौन बताएगा? निधि, निधि बताओ बेटे, ग्रेडियंट पढ़ा कहीं वर्ड? पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था तुम लोगों ने? यस सर। यस क्या था वो? सर। यही तो था। यस सर पढ़ा था। ग्रेडियंट क्या बताता? रेट ऑफ चेंज। डेल ओवर डेल एक्स किस चीज को बता रहा है? रेट रेट ऑफ ऑफ चेंज। चेंज। ये तो बता रहा है एक्स के कंपैरिजन में, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज, ये बता रहा है वाई ये जेड। अब जैसे हम एस लिखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, डीएस ओवर डी टी होता है ना, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेट रेस्पेक्ट ऑफ टू टाइम। चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक यस तरीके से सर। हम कहें कि डिस्टेंस का टाइम ग्रेडियंट क्या होता है, स्पीड। अब यस मेरी सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस पता लगा ग्रेडियंट का क्या है। ग्रेडियंट बताता है रेट ऑफ चेंज। यही तो होता था। v इक्वल्स टू क्या होता था, क्या होता था v इक्वल्स टू? डीएक्स। e इक्वल्स टू क्या होता था, जब v इक्वल्स टू ई डॉट डी एल होता था, या e इक्वल्स टू v डॉट डी एल होता? सर ये नीचे वाला सही है। ये नीचे वाला सही है। कौन सा सही है बच्चों? सर ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही है। ऊपर। कितने लोग कह रहे हैं ये ऊपर वाला सही है? ये तो सिंपल पोटेंशियल के फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना तुम लोग। पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल यस। फील्ड और ई के। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डी एल। तो E इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एल आएगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल का ड्रॉप किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कहा था। ऐसे ही विस्कोसिटी के साथ आता था, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो ग्रेडियंट समझ में आया क्या चीज़ है, क्यों मैंने इस पर टाइम लगाया। यानी एक तरीके से ये क्या आपका, ये स्केलर के साथ डेल का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, और ये बताता है रेट ऑफ चेंज को। अब ये वेक्टर है, मैंने कहा अब मैं इस डेल ऑपरेटर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ। अब मैंने क्या लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया, ए के साथ। क्या करा मैंने, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया, ए के साथ। तो क्या बनेगा भैया, डॉट प्रोडक्ट होता है जब स्केलर आएगा या वेक्टर क्वांटिटी आएगी, डॉट प्रोडक्ट होके वेक्टर। वेक्टर वेक्टर आएगी। आएगा। तो स्केलर आएगा। स्केलर आता है बच्चों, ठीक है। जब भी दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में होते हैं तो स्केलर आता है। कैसे देखो, अब ये डेल ऑपरेटर क्या है, इसका मतलब आपका डाइवर्जेंस, यहाँ पर क्या वर्ड हुआ है, डाइवर्जेंस। डी फॉर डॉट, किसी को कंफ्यूजन होगी, डाइवर्जेंस डॉट में यूज होता है या क्रॉस में, तो डी से डॉट आता है, डी से डाइवर्जेंस, यानी डाइवर्जेंस का मतलब क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का किसके साथ, डेल ऑपरेटर। अब सपोज का मैंने एक वेक्टर है ए, जो है एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3z के, ठीक है। अगर मैं इसका कहूँ कि इसका मुझे क्या निकाल के दो तुम, ग्रेड डाइवर्जेंस, तो दो तरीके होते हैं बेटा लिखने के इसके, या तो डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखोगे, या इसे लिखेंगे डेल डॉट ए, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए या डेल डॉट ए। अब डेल क्या है आपका ऑपरेटर, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट ए वेक्टर। कितना आएगा बच्चों आंसर इसका, 6। बताओ मुझे।
6। सर ये दोनों गुण भरा। चलो बच्चों बताओ। आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड को हम ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। आंसर बताओ कोई भी एक मुझे, क्या आएगा? ये है ए की वैल्यू, 2xi प्लस नहीं xi प्लस 2yj प्लस 3z के। बे इतना टाइम कैसे लग रहा है? ये तो 1 मिनट का काम है। x+2y+3z। हाँ, x प्लस 2y+3z। डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा आसान होता है ना। डॉट में क्या होता है? आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ, के का के साथ, बाकी टर्म जीरो हो जाती है। यहाँ पर आई डेल ओवर डेल एक्स किसके साथ ऑपरेट होगा? एक्स आई के साथ। तो यानी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स क्या बना? केवल 1। तो यानी ये 1 होना चाहिए, यानी आई। आई तो क्या हो गया? आई डॉट आई 0, तो 1 हो गया ना। यस प्लस सर। 2yj, ये भी 2 हो गया, y यहाँ से हट गया। 6 आएगा। प्लस 3z के, यहाँ से भी क्या हो गया? ये हट गया, तो क्या आ गया? 6। 6 आ गया। एक ने बोला था, इसका मतलब उसे समझ में आ गया। ये सब आसान है कंफ्यूज देखो। मैं तो बहुत तुम्हें सिंपल फंक्शन के साथ बता रहा हूँ। अब डाइवर्जेंस क्या बताता है? डाइवर्जेंस बताता है किसी भी वेक्टर के डाइवर्ज होने की प्रॉपर्टी को। समझ रहे हो? डाइवर्जेंस से क्या बताता है? किसी वेक्टर के डाइवर्ज होने की प्रॉपर्टी। डाइवर्ज मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। स्प्रेड हो जाना। किसी पॉइंट से स्टार्ट होके क्या होना? स्प्रेड होते, जैसे हम अवे होंगे उस पॉइंट से, वो क्या होगा? स्प्रेड होता चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या हमारे पास चार्ज हमने बोला क्यू है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा क्या? पैरेलल लाइंस में। हम्म ऐसे तो नहीं निकलता। कैसे निकलता है? ये हमारे पास चार्ज क्यू है, ऐसे निकलता है ना। यस सर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसमें क्या होगा? बीच का ये इनका गैप यानी डाइवर्ज हो रहा है। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंस। यानी पैरेलल ना होके इन जो लाइंस हैं वो किसी आपका एंगल पे डाइवर्ज होके आगे बढ़ रही हैं। तो ये किसी वेक्टर के, यानी वेक्टर पैरेलल फील्ड को बता रहा है, या आपका डाइवर्ज फील्ड को बता रहा है, इस चीज को बताएगा। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा? किसी वेक्टर के डाइवर्ज होने की प्रॉपर्टी। अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आ जाए ना, कहता डाइवर्जेंस ए क्या आ जाए? 0, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या स्प्रेड हो रहा है, इसमें डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी है? नहीं, ये डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। सपोज तुमने सबने देखा है पानी का पाइप है ना, सब लोगों ने पानी के पाइप से क्या दिया होगा? पानी दिया होगा ना। जी। जब तक पानी का पाइप यस सर। स्ट्रेट है, क्या पानी इसमें बाहर कहीं आता है? इसका फ्लो इसी के अंदर होता है ना। क्या डाइवर्ज फ्लो होता है? डाइवर्ज फ्लो ये सोलोनॉइड होता है। कैसे होता है? सोलोनॉइडल फ्लो चल रहा है। अब जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगा पाइप से, इस तरीके से पानी स्प्रेड होता है ना। यानी अभी क्या यस हो गया? सर। डाइवर्ज हो गया, जैसे फाउंटेन है ना। ये क्या हो गया? डाइवर्ज। यानी जब तक ये पानी पाइप के अंदर था, इसका जो फ्लो था वो क्या था? सोलोनॉइडल था। और जैसे ही ये टैप से बाहर आया, तो टैप से बाहर आने पे इसका फ्लो जो हो गया, ये क्या हो गया? डाइवर्ज। तो ये इसका मतलब क्या है? कोई वेक्टर डाइवर्ज है कि डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी दिखाएगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, ये जो फंक्शन आया आपका। और एक्चुअल में डाइवर्जेंस होता है क्या? इट्स अ डॉट प्रोडक्ट विथ डेल ऑपरेटर। ये समझ में आया बच्चों? हाँ जी। किसी को यस सर। डाउट है तो पूछो मेरे से। ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, और अगर निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब कन्वर्जिंग है। अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है। जैसे जो निगेटिव चार्ज होगा उसमें फील्ड कन्वर्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज में क्या होंगे? डाइवर्ज होंगे, क्योंकि वहां से वो आउट होता है, बाहर निकलता है। और निगेटिव में वो आपका आके मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है? आपके वहां पर कन्वर्जिंग नेचर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे अभी तक डाउट हो इसमें, ग्रेडियंट में और डाइवर्जेंस में? एनीवन? नो सर। आगे बढ़ें। चलो, अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं कर्ल, तीसरा।
अब एक और ऑपरेशन होता है वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स या तो डॉट प्रोडक्ट से डिनोट होते हैं, ए डॉट बी, हमने इसको बोला डॉट प्रोडक्ट। दूसरा होता है ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यानी डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसे बोलते हैं कर्ल ऑफ एन ऑपरेटर, कर्ल ऑफ एन वेक्टर। यानी इस वेक्टर का जो कर्ल हम लेंगे वो क्या होगा एक्चुअल में, डेल ऑपरेटर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट। डेल ऑपरेटर के साथ क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता था बच्चों, याद है तुम लोग को, कैसे करते थे यस क्रॉस सर। प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट सब बनाते हैं डिटर्मिनेंट सर। फॉर्म में करते थे, है ना। सपोज मैंने कहा कि अगेन उसी फॉर्म में मैं जा रहा हूँ, मेरे पास ऑपरेटर, आपके पास जो वेक्टर है वो क्या है, ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और मैंने क्या करा, मुझे डेल क्रॉस ए निकालना है, तो तरीका वही था, डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम करते थे, जिनका बहुत प्रैक्टिस है वो सीधे भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या था, आई जे और के। यहाँ पर क्या होगा, एक्स, अच्छा डेल क्रॉस ए ले रहे हैं तो यहाँ पर हम डेल ओवर डेल डेल, बाय डेल एक्स। डेल ओवर डेल वाई, और यहाँ पर होगा डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर एक्स वाई और जेड, यही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका डेल क्रॉस ए हो जाएगा ये तुम लोगों से। यस सर। आई का यस होगा सर। तो क्या होगा, डेल वाई ओवर डेल जेड, जेड हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई, है ना। इस तरीके से हमारे पास ये आता चला जाएगा। अगर ये देखो, वैसे यहाँ से अगर हम देखें क्या वैल्यू आनी चाहिए डेल क्रॉस ए की, क्या वैल्यू आएगी बच्चों डेल क्रॉस ए की, निकालो तो जरा, कोई एक मुझे बताओ। जीरो आने चाहिए सर। जीरो आनी चाहिए ना। कोई और बताओ, कोई और वैल्यू आ रही है किसी की तो। भाई डेल ओवर डेल वाई है, जेड पे ऑपरेट करेगा क्या कर देगा, जीरो, ये भी कर देगा जीरो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, तो यानी यहाँ पर अगर ये कोई भी डेल के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले किसी वेक्टर का और वो जीरो आ जाए, इसको बोलते हैं इररोटेशनल। क्या बोलते हैं, इररोटेशनल। इसका क्या मीनिंग निकला इररोटेशनल का, देखो जो कर्ल है ना किसी वेक्टर के रोटेशन की प्रॉपर्टी को बताता है भाई, कोई वेक्टर के रोटेशन की प्रॉपर्टी को ये बताता है। अगर ये वेक्टर रोटेशनल वेक्टर हुआ, यानी रोटेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो कर्ल उस वेक्टर का जीरो नहीं आएगा। और अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वो रोटेशनल की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। कहीं तुमने देखा है कोई फील्ड ऐसा जो रोटेशन करता हो, होता है ऐसा कहीं पर फील्ड, या कोई वेक्टर ऐसा देखा हो तुम लोगों ने? ये देखते हो ना, जब किसी करंट कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, किस फॉर्म में होता हो, ऐसा होता है सर्कुलर फॉर्म में, यस सर। याद आया कुछ? हम्म। यस सर। ठीक है, जो फिजिक्स में हर जो थ्योरी है आपकी मैथमेटिक्स है उसके अपने कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो हमें याद रखना। अगर वेक्टर का ऑपरेटर डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या कर्ल अगर जीरो आ जाए तो उसे बोलते हैं इररोटेशनल। और अगर डाइवर्जेंस जीरो आ जाता था तो क्या बोला था हमने उसे, डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्या बोला था उसे हमने, सोलोनॉइड बोला था। सोलेनोइड। ठीक है, यस सर। अब बच्चों देखो कहाँ कमी होती है स्टूडेंट्स में, आज का जो स्टूडेंट है क्या आदत है, मैंने इतनी सारी चीजें तुम्हें बताई अभी तक, यहाँ पर केवल क्या था, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ग्रेडियंट कर्ल और डाइवर्जेंस। हो सकता था मैं कहता इसे पढ़ लो याद रख लो, ये तो था। लेकिन इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें एग्जांपल भी बताया, और मैंने ये भी बताया कि अगर वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या उसका मीनिंग निकलेगा। लेकिन तुम्हें किसी ने नोट ही नहीं करा अपनी कॉपी में कि अगर जीरो हो जाए तो डाइवर्जेंस जीरो है तो सोलोनॉइड कहेंगे, कर्ल जीरो है तो रोटेशनल उसे कहेंगे। ठीक है, आदत डालो भाई, हम लोग जब नोट्स हम लोग खैर जब पढ़ते थे
तो हमें ऐसे तरीका प्रोफेसर्स का अलग होता है। आईटी एनआईटी वगैरह में जो रहते हैं वो एक बार में आता है, 2-3 घंटे की क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती तुम लोग नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लास्ट में कहेंगे अब, और वो पढ़ाएंगे ऐसा क्यों, किसी बुक में तुम्हें मैटर मिलेगा नहीं, और बुक दे देंगे, कहेंगे जाओ इसमें से क्वेश्चन छांट के करके आओ और कल को तुम्हारा टेस्ट होगा इसमें से। तो जो बच्चा जो उसको उनके साथ साथ उन्हें नोट करना पड़ता था, जो जो लिखा था, तो बहुत तेजी से, वो इतना तेजी से उनका विद इन, और बता पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ाएंगे सब चीज़। लेकिन यह है कि जो समझेगा, कई बार वो बीच में वो अपना थ्योरी बताई, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जो नोट्स में नहीं है, या कहीं पर तुम्हें बुक में बहुत पढ़ने डिटेल स्टडी के बाद उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वो टीचर्स बता देते हैं कई बार, है ना। तो नोट करने को अपनी आदत डालो इन सब चीज़ों की। बहुत सारी तो ऐसी कर्ल चीज़ें जीरो रहेंगी। बताया आप, क्या कह रहा बच्चे? कर्ल जीरो पे क्या बताया आपने? कर्ल जीरो बोला था इरोटेशनल, ओके। ठीक है। इरोटेशनल वेक्टर होते हैं आपके, अगर वो जीरो आ जाए कब, जब कर्ल की वैल्यू जीरो होगी। और सोलोनॉइड कब होगा? डाइवर्जेंस जीरो। जीरो हो जाएगा। और अगर ग्रेडियंट जीरो हो गया किसी वेक्टर का, किसी स्केलर फंक्शन का, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है जिसके साथ हम उसका टाइम रेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। तो तुम्हें याद रखना है ग्रेडियंट, अब तुम्हें फंक्शन याद रखना है, ये चीज़ें दिमाग में रखनी है। ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है, डाइवर्जेंस और का। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? डेल ऑपरेटर के साथ पाई का स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है किसी स्केलर के साथ ग्रेडियंट का मीनिंग। Divergence means that is the dot product of del operator with any vector, and curl means it is a vector, that means cross product of del operator with any vector. तो तीन हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्योंकि इस पे बेस्ड अब सारा काम होने वाला है हमारा। क्यों इतनी डिटेल में मैंने पढ़ाया, ये अब तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। अब इसके बाद दो थ्योरम्स आती है हमारे पास। एक होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दूसरी होती है स्टोक्स थ्योरम। ये क्या है, बहुत, ये जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये याद रखो कि सरफेस इंटीग्रल को अगर हमें किस में चेंज करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल। सपोज मेरे पास कहीं पर सरफेस इंटीग्रल था ए डॉट डी एस, इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, वॉल्यूम इंटीग्रल, तो ये आता आपका इसके साथ डेल डॉट ए इंटू डी वी, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल डॉट। समझो, whenever we change any surface integral into a volume integral, then there comes divergence with that vector a। यहाँ पर वेक्टर के साथ देखो a डॉट डी एस था, जब हमने इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया तो यहाँ पर डाइवर्जेंस आ गया, डेल डॉट ए। समझ में आया? ये तरीका होता है सरफेस इंटीग्रल को कहाँ चेंज करने के लिए, वॉल्यूम। अगर सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से चेंज करेंगे। अब सपोज मेरे पास कोई एक वेक्टर होता ई डॉट डी एस लिख रहा हूँ, तो बताओ बच्चों इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करूंगा? हाँ बच्चों, वॉल्यूम इंटीग्रल अगर लिखूं क्या होगा, ये इसके साथ क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस, डेल डॉट ई, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, डाइवर्जेंस आएगा। यानी द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस। ये सर्कल का मीनिंग क्या है, क्लोज सरफेस। समझ में आ रहा है? किसको बता रहा है, क्लोज सरफेस को। कहीं पर भी अगर सर्कल बन जाए इंटीग्रेशन के ऊपर, क्लोज सरफेस। अरे सरफेस इंटीग्रल है तो यहाँ पर एस यूज कर लेते हैं और इधर क्या करते हैं, वी। समझ में आया? तो ये नोटेशन हमें ध्यान रखना है कि सरफेस इंटीग्रल में एस यूज होगा और वॉल्यूम इंटीग्रल में वी। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन हमें इस चीज़ की आदत डालनी है। सरफेस इंटीग्रल एक्चुअल में क्या होता है, डबल इंटीग्रल, क्योंकि डी एस एक्चुअल में क्या होगा, ए डॉट डी एक्स डी वाई। जबकि वॉल्यूम इंटीग्रल्स क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल्स। यहाँ पर जाता है डी एक्स डी वाई और डी जेड। ये तुमने नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन ये भी तुम मैथमेटिक्स में पढ़ोगे जब तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर यूनिट आएगी। तो वहाँ तुम सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करोगे। यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का क्या यूज है, याद रखना है, सरफेस इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज वॉल्यूम करना। इंटीग्रल में, ठीक है।
इसी तरीके से आती है स्टोक्स थ्योरम, जो लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करती है, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ओवर अ क्लोज्ड लूप, यहाँ पर सर्कल बना हुआ है ना, और वर्ड क्या यूज कर लिया इसने, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब सर्कल, यहाँ एल और इधर क्या आएगा, एस। यानी क्लोज्ड लूप का जो आपका किसी वेक्टर का क्या होता है, लाइन इंटीग्रल, अगर सरफेस इंटीग्रल में करना है तो क्या आ जाता है, कर्ल आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ए डॉट डीएल था, सरफेस में करा तो डेल क्रॉस ए आ गया। ठीक है, ये सही है बच्चों। अगर सपोज मेरे पास एक और था, इस तरीके से ई डॉट डीएल कर देता, फिर क्या होता भाई, डेल क्रॉस ई तो ये क्या हो ई जाता हो है, जाता है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई इंटू डी। तो ये हमें इनकी भी नॉलेज होनी जरूरी है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये जब आएंगी धीरे धीरे हमें याद होता चला जाएगा। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लोग इन्हें याद कर लो या बिल्कुल रट लो। जब हम आगे पहुंचेंगे तो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट और ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इन ये हमारे पास आते चले जाएंगे और धीरे धीरे हमें ये याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये बताओ मुझे, किसी का कोई डाउट है, नो सर। एनीवन? कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, यानी यहाँ पर अब सारा का सारा देखो, अब डेल ऑपरेटर आ रहा है हर जगह, यानी अब ये डेल ऑपरेटर पूरी ईएमटी में हावी रहेगा। इसके साथ ही सारे हमारे डेरिवेशन हमने करना है। अब हम आ रहे हैं एम्पियर्स लॉ में। पढ़ा है तुम लोगों ने एम्पियर्स लॉ? यस सर। यस क्या होता सर। है एम्पियर्स लॉ? कोई बताओ मुझे, एम्पियर्स लॉ क्या था? सर किसी क्लोज लूप में जो करंट बहता है ना, नेट करंट, हाँ, वो इक्वल वो हिंदी में तो पता है मुझे। म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। यानी जो हाँ आपका सर। क्या होता है, मैग्नेटिक सरफेस फील्ड का जो इंटीग्रल लाइन ऑफ इंटीग्रल मैग्नेटिक होता है ना, यस सर। उसके इक्वल होता है। ये तो होता था बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, या एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई। यानी द total current that is flowing through a loop is equals to the line integral of magnetic field that is enclosed by that loop. देखो यहाँ पर it states that the closed line integral of a magnetic field around a current carrying conductor is equals to mu naught times the net current crossing the area enclosed by the path. टोटल जो ये जो पाथ है आपका, ये क्या कर रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है। इस पे जो भी करंट आपकी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, वो किसके इक्वल होती है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ। ठीक है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसकी डेफिनेशन याद करना, कई बार बच्चों को बड़ा टिपिकल लगता है, तो तुम्हें याद होनी चाहिए। हम क्या ले रहे हैं, लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसके अराउंड, अराउंड अ क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी क्लोज्ड आपका पाथ है, लूप है। और ये किसके इक्वल होता है, जो करंट इसमें फ्लो कर रही है, दैट इज आई, और उस कितने टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स। और अगर एच के टर्म्स में लिखें, एच पता है तुम्हें, एच भी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यस सर। इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या होता है, बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एच। बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एच। ठीक हो गया? तो बी आपका कितना की जगह म्यू नॉट एच रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एच डॉट डी एल इक्वल्स टू आई। ठीक है बच्चों, और इसने आई को जे डॉट डी एस कैसे लिख दिया भाई? हाँ बच्चों, आई को इसने जे डॉट डी एस कैसे लिखा, कोई बताएगा मुझे? सर जे सर करंट जे डेंसिटी। होता है ना, करंट करंट डेंसिटी होती डेंसिटी है। क्या होती है, करंट डेंसिटी आई बाई डी एस शायद। आई बाई डी एस। डी एस। क्या मीनिंग पर निकला यूनिट इसका? एरिया में जो करंट निकलता है सर, मतलब। हाँ, करंट एरिया से जो करंट फ्लो करता है उसे क्या बोलता है, करंट डेंसिटी। जे इक्वल्स टू यस। क्या होता है, आई अपॉन ए। ठीक है, लेकिन अगर कहें कि एलिमेंट्री वॉल्यूम है तो उस केस में क्या होगा, जे इक्वल्स टू क्या होगा, डी आई ओवर डी ए। तो यहाँ से डी आई इक्वल्स टू क्या हो गया, जे डॉट डी या डी एस।
हमने कहा कि कंप्लीट एरिया के अलोंग निकालना है। ये तो एक एलिमेंट्री एरिया था जो हमने इतना पोर्शन लिया। मैंने कहा पूरे लूप में जो एरिया कवर हो रहा है इसके अलोंग कितनी करंट फ्लो होगी। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई का मतलब होल करंट। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए या डी एस। समझ में आया कैसे आई है? जी। हाँ, ध्यान रखना है ये आई की वैल्यू क्या होती है, जे डॉट डी एस। मैंने ए यूज करा तो ए भी यूज कर लेते हैं, एस भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, सही है बच्चों। यस सर। तो ये था आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसका यहाँ पर ये प्रूफ भी दिया हुआ है ना, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद बी और डी एल क्योंकि टेंजेंट है ना, तो कितना एंगल बना रहे हैं लाइन एलिमेंट और बी एक दूसरे के साथ। लाइन एलिमेंट इस तरीके से होगा, बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो क्या एंगल बनना है इनके बीच में? 0 डिग्री। 0 डिग्री बनना है ना। तो ये सर्कल बना। मैंने कहा लाइन एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी परपेंडिकुलर टू द जो भी रेडियस है अलॉन्ग टेंजेंट होगी, और टेंजेंट के अलॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें वर्क कर रहा है। हर पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा यानी कॉस जीरो दैट इज बी डॉट डी एल। और बी की वैल्यू हमने रखी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर आर डी एल फॉर क्लोज लूप। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है बी डॉट डी एल की इक्वलिटी क्या आती है, म्यू नॉट आई। ये आखिर हमने यहाँ पर अचानक से एम्पियर लॉ क्यों पढ़ा, है ना? नहीं तो बड़ी रेगुलर सी चीजें आ रही थी, अरे अचानक से एम्पियर्स लॉ आ गया, क्या इसका यूज रहा भाई? क्यों एम्पियर्स लॉ हमने यहाँ पर देखा है, सर्किटल लॉ? देखो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, इसकी वजह से ही जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बनेगी जी सर। वो लाती है एक नया कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास यूजफुल है इन अ सर्किट, और कैसे ये कंटिन्यूटी दिखाती है करंट की इन अ सर्किट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। तो बच्चों हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है इन सब चीज़ों को, हमें ध्यान ये जो रखना डिस्प्लेसमेंट करंट थी ये मैग्नेटिक फील्ड से बन रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड से? पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है, जो अगला लेक्चर रहेगा। तो अभी 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ तुम लोग को मैं, ठीक है? 2 मिनट का ब्रेक लो अपना, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक सभी लोग अपने माइक्रोफोन म्यूट रखोगे, कोई बात नहीं करेगा।